बार ये प्रस्ताव आया था 1996 में। 95 रुपए तक डॉलर पहुंच गया। क्या ये अर्थव्यवस्था मजबूत है? नहीं, लेकिन सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे देश की साख गिरती है। तो क्या साख गिर रही है या उन्होंने झूठ बोला था या आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कि डॉलर के साथ हमारा कंपटीशन क्यों है। आज मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में आज हम नंबर 2 स्थान पर हैं। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये बैठक में आते क्यों नहीं है जब बुलाया जाता है? तो सबके घर में पत्नी बेटी बहुएं होंगी, आप कुछ भी बोल देंगे, किसी का भी चरित्र हनन कर देंगे और लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं। एक झूठ, ये अराजकता की ही राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, इस समय देश और प्रदेश के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यूं कहें कि हंगामा मचा हुआ है या यूं कहें कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर भी है। और दूसरी तरफ अब केंद्र सरकार एक बड़ा बिल जो है वो लेकर आ रही है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लेकर। और ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या विपक्ष इस बिल का विरोध करेगा या फिर यह बिल सर्वसम्मति से जाएगा। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जानी मानी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रियदर्शनी जी हमारे साथ हैं। मैडम, आपका स्वागत है। सैनी साहब नमस्कार। मैडम, इस बिल को कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी बिल होगा। अगर हम महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो सिर्फ ये कागजी बातें नहीं होनी चाहिए, ये साक्षात तरीके से पूर्ण रूप से दिखनी भी चाहिए। आज 2007 की अगर बात करें, और ये कोई आज की बात नहीं है, हमने ये शुरुआत बहुत पहले से कर ली थी। पहली बार ये प्रस्ताव आया था 1996 में, जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये हुआ था कि हमें 33% आरक्षण देना चाहिए। 2007 आते आते जब राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे, तब ये पारित कर दिया गया कि संगठन में जो महिलाओं को है वो 33% आरक्षण मिलना चाहिए। तो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हमने घर से ही शुरुआत कर दी। और उसके बाद कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास महिला राष्ट्रपति हैं। आज हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास ऐसे अगर बात करें, हमारे पास वित्त मंत्री जो हैं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से चलाया है वो अद्भुत है, अलौकिक है। मतलब क्या 95 रुपए तक डॉलर पहुंच गया? क्या ये अर्थव्यवस्था मजबूत है? नहीं, लेकिन आप जीडीपी देखिए ना, अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी देखेंगे और ग्लोबल, क्योंकि मैं खुद इकोनॉमिक्स की छात्रा हूं तो मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूं। एक समय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे देश की साख गिरती है। तो क्या साख गिर रही है या उन्होंने झूठ बोला था या आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ना ही वो झूठ बोल रही है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, वो बड़ी डिफरेंट तरीके से चलता है। और जो हम ग्लोबल आज परचेजिंग वैल्यू भी एक कंज्यूमर की बहुत बढ़ गई है। हम झज्जर में हैं, अगर आप बेरी गांव में भी कहीं भी चले जाएंगे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप किसी भी जगह चले जाएंगे, अगर आज हरियाणा के किसी भी गांव में चले जाएंगे, आज हर एक किसान के पास, हर एक व्यक्ति के पास एक स्मार्टफोन है। आज हम ये माने ना माने तो परचेजिंग पावर भी एक बहुत बहुत बढ़ गई है। दूसरी बात कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमें फैसिनेशन इस चीज का क्यों है कि डॉलर के साथ हमारा कंपटीशन क्यों है। आज और भी ऐसी बहुत सारी करेंसियां हैं जो मजबूत होते जा रही हैं और भारत अपने आप को एक बड़ी मजबूत स्थिति में जा रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में आज हम नंबर 2 स्थान पर हैं ग्लोबल में। अगर हम बात करें, अगर हम टी एक्सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है हम दूसरे स्थान पे हैं। राइस में हम लोग पहले स्थान पर हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, या मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कोई भी देश मैं बात करती हूँ, हमसे बहुत पीछे है। क्या 2029 में लागू होगा बिल? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए आज शुरुआत, कहते हैं ना, आगाज हो गया है और 2029 में आप देखेंगे कि इसका पूर्ण रूप से हमें इसका, क्योंकि परिसीमन का हम लोग वेट कर रहे हैं, एक बार जनसंख्या हो जाए उसके बाद हम लोग इसको करेंगे, पारित पूर्ण रूप से करेंगे। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि हमें शामिल नहीं किया गया है, ओबीसी को कोटा नहीं दिया गया है, कई तरह के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं, परिसीमन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जनसंख्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो विपक्ष को कैसे शांत करोगे? देखिए, सर्वदलीय बैठक जब भी होती है तब हमारा जो भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, नैतिक भी और ऑफिशियली भी। खड़गे जी तो खुद लेटर लिखा कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर। सर्वदलीय बैठक में आते क्यों नहीं है जब बुलाया जाता है? तो जब आपको बैठक होती है तब तो आप नदारत होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब सर्वदलीय बैठक में टीएमसी नहीं रही, कांग्रेस नहीं रही, वहां नहीं आना आपको, और उसके बाद मीडिया में बाइट देनी है। मतलब कि जिस तरीके का नैरेटिव कांग्रेस फैलाने की कोशिश करती है, अभी आप देख लीजिए ना पवन खेड़ा का, किस किस्म का झूठ उन्होंने बोला आसाम के चुनावों में, किस किस्म का झूठ बोला। क्या इस किस्म का झूठ किसी की पत्नी के बारे में बोला जाता है?
सबके घर में पत्नी बेटी बहुएं होंगी, आप कुछ भी बोल देंगे, किसी का भी चरित्र हनन कर देंगे और लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। मैं तो हेमंत बिस्वा जी को बहुत ज्यादा साधुवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने स्टैंड लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सारे शेरों को नमन करना चाहती हूं जो इस तरीके का महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। हेमंत बिस्वा जी ने कहा कि आप गौ मांस घर पे खा सकते हो, बाहर नहीं। क्या देखिए, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है उन्होंने, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसी कोई नहीं है। ये तो प्रोजेक्ट किया गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, ये ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आप मुझे बता दीजिए कि उन्होंने कहीं बोला हुआ, ऐसा कहीं भी नहीं बोला। कांग्रेस वालों ने कई जगह दिखाया है। वो कांग्रेस वाले तो उनकी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है जो घूमती रहती है। अरे सैनी साहब, आप तो खुद सीनियर जर्नलिस्ट हो, कहाँ इनकी झुट्टों की बातों में आ रहे हो? मैडम, अगर हम प्रदेश की बात करते हैं तो इस समय जो है गेहूं की खरीद जोरों पर है। हाँ। और किसान जो है आंदोलन कर रहा है, तो सरकार किसानों को मना क्यों नहीं पा रही है? वजह क्या है आखिर? देखिए, जो किसान, हम लोग बातचीत अभी मंगलवार को हम लोगों ने इनके जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे। हमारे जो भी मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी, और बाकायदा उस पर बैठक होगी, उस पर चर्चा होगी। और उसके अलावा हम लोग के सारे जितने भी मंत्रीगण हैं वो एक एक मंडी में जा रहे हैं, किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं। बायोमेट्रिक हम लोगों ने शुरू कर दिया है। बायोमेट्रिक में भी एक मैं नकली वीडियो इनकी मैं देख रही थी, मैं इस पे क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ क्योंकि आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, तो इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि एक इन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की कि देखो एक किसान की तबीयत खराब है लेकिन तब भी उसको पकड़ के लेके आया जा रहा है बायोमेट्रिक करवाने के लिए। तो पहली बार हुआ था, वीडियो देखी थी, आपने भी देखी थी, कई पार्टियों ने अपने पेज पे लगाई। हाँ। अब इसके पीछे झूठ क्या है मैं बताती हूँ। झूठ ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें सरकार ने ये भी सुविधा दे रखी है कि आप अपनी 3 साइनिंग अथॉरिटी दे सकते हो। ठीक है, कोई भी किसान अगर खुद सक्षम नहीं है जाने के लिए तो अपनी 3 साइनिंग अथॉरिटी दे सकता है। और उसके बाद इस तरीके का नैरेटिव फैलाना, ये एक झूठ, ये अराजकता की ही राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। क्या मैडम ये जरूरी है जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि जो है नमी के नाम पर काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ बायोमेट्रिक की जा रही है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो किसान है वो मंडियों में लाइन में लगे हुए कि हमारी फसल के कब बारी आएगी, हमारी फसल कब बिकेगी, ना ही तो उठान हो पा रहा है। पहली बात की नमी की, जहाँ पे मॉइस्चर की आप बात करें तो पिछली बार भी 75% मॉइस्चर पे भी हमने फसलें उठाई हैं। पहली बात मैं क्लैरिफाई कर दूं। और इस बार भी सरकार ये बोल रही है कि जब 24 फसलों पे एमएसपी का हमने जो नारा दिया है वो सिर्फ नारा नहीं है, वो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं लिखा। कोई भी किसान आए मंडी पे, सरकार सरसों का है, सरसों पे हम सबसे अच्छा रेट दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको उससे बेहतर कहीं मिल रहा है, हमने तो ये भी ओपन रखा है, ओपन कैप रखा है। अगर किसी भाई को अगर उससे बेहतर रेट मिल रहा है तो वहां पे जाके ले, और अगर नहीं मिल रहा है तो हम आपकी चीजें सरकारी जो भी दाम है हम उस पे खरीदने के लिए तैयार हैं। 7200 पर सरसों सूरजमुखी हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, सूरजमुखी 7200 पे है। ठीक है, आप भी बताइए कहीं मिल रहा है? कहीं भी नहीं मिल रहा है बाजार में। तो इस तरीके की जो बातें हैं, अभी राबी की फसल है, ठीक है, वो भी सरकार ले रही है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूर्ण रूप से कर रही है और मंडियों में कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैडम, मैं थोड़ी ही बात पिछले जाना चाहूँगा कि जब अभी चुनाव जो है वो खत्म हुए थे, राज्यसभा के चुनाव, तो क्या बीजेपी ने इस चुनाव में खरीद फरोख्त की है? मैं आपको बताऊं, मुझे तो कांग्रेस के जितने भी जो विधायक हैं उन पे दया आ रही थी। मैं उनकी जो हालत देख रही थी, क्योंकि मैं खुद 12 बजे तक चैनल पे बैठ के डिबेट कर रही थी। इन्होंने क्या बना दिया था चुने हुए विधायकों को। भाई, एक विधायक जो चुन के आता है वो 1.5 लाख से 2 लाख कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। कई तो 3-3 लाख है, बादशाहपुर तो 5 लाख है। ठीक है, आप ये बताइए कि जिसको कहते हैं एक विधायक को आपने ऐसा बना दिया जैसे कि कोई गली का चोर हो। आप 1-1 घंटे में रिसोर्ट बदल रहे हो, एक-एक कर रहे हो। अरे आपके चुने हुए विधायक हैं, आपको खुद विश्वास नहीं है, और आपके विधायक आपसे तंग आ चुके हैं। आपके विधायक ने खुद बोला है, इस्माइल जी ने खुद स्टेटमेंट दी कि मुझे तो जी इनका जो कैंडिडेट था वही पसंद नहीं था। हमने बुलवाया? हमने तो नहीं बुलवाया। इनको खुद ही नहीं पसंद आते अपनी कैंडिडेट। अगर आप पैराशूट से कैंडिडेट ला देंगे, किसी जमीनी कार्यकर्ता को नहीं देंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो एमएलए हैं वो चुने हुए प्रतिनिधि, वो क्यों नहीं बोलेंगे? शैली जी ने बोला, उनको बोला गया जी आप इस्तीफा दो। उन्होंने बोला जी मुझे नारायणगंज की जनता को जवाब देना है, उन्होंने मुझको चुन के भेजा है, मैं इनको इस्तीफा नहीं दूंगी। ये तो मैं बता रही हूँ, इनके जितने भी विधायक हैं 32% कांग्रेस पार्टी इस समय टूट चुकी है। और प्रवीण जी, कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी नई पार्टी का भी निर्माण हो जाए। मनोहर लाल जी ने कहा कि मौसम खराब है, क्या इशारा नहीं था कि विधायकों को खरीदने का? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। और हमें जरूरत क्या है खरीदने की, आप बताइए ना, आप लॉजिकली बताइए। हमारे कैंडिडेट कौन थे? संजय भाटिया जी।
संजय भाटिया जी के जो हमारे नंबर थे, वो नंबर तो थे ही ना हमारे पास, और जो बचे हुए नंबर थे हम इन कांग्रेसियों को क्यों देंगे, इन झुट्टों को क्यों देंगे। नादल जी कौन थे? नादल जी हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, अभी भी हैं पार्टी के, लेकिन लोकतांत्रिक, अच्छा हुआ ना, नादल जी को तो हमें साधुवाद देना चाहिए। आप ही के यहाँ झज्जर में ही मिली थी मैं नादल जी से, ठीक है, मैं तो बोल रही हूँ उनको साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया। और लोकतंत्र में चुनाव लड़ना कौन सी बड़ी बात है, नहीं लड़ सकते। वो इंडिपेंडेंट लड़े, उन्होंने इस्तीफा दिया पार्टी से, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहीं भी जाके वोट मांग सकता है। और हमारे पास जो विधायक बचे थे, हम कांग्रेसियों को क्यों देंगे, हम इनके ये पैराशूट कैंडिडेट को क्यों देंगे, हम नादल जी को दिया हमने। तो एक क्राइम को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो खराब है, और यहाँ तक कि अब तो विधायकों को भी जो है कहीं ना कहीं जान से मारने की धमकियां मिल रही है, पूर्व विधायक हो या मौजूदा विधायक हो। तो हालात इतने खराब क्यों हैं? मैं बताऊं, आज ही मैं देख रही थी, अभी मैं वीडियो देख रही थी, मेरे मोबाइल पे होगा तो मैं दिखाऊंगी आपको प्रवीण जी। मैं बताऊं कि ना इस तरीके से इन लोगों ने ना, आज एक शूटर है, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, बैंकॉक से उसको लेके आए, पकड़ के लेके आए हैं, ठीक है। गुड़गांव में बहुत बड़ा शूटर था, नाम याद आ रहा है भाई आपको, ठीक है, उसको आज ही पकड़ के लेके आए हैं। उसके बाद हम लोगों ने इस समय 1500 जो गैंगस्टर या छोटे मोटे जितने भी इस किस्म की गतिविधियों में लिप्त थे लोग, उनको पकड़ा है। ऑस्ट्रेलिया से एक बड़े गैंगस्टर्स को लेके आए हैं। हमारे जिसको कहते हैं नायाब मुख्यमंत्री का एकदम क्लियर विजन है कि या तो तुम क्राइम छोड़ दो या तो तुम हरियाणा छोड़ दो, अब ये डिसाइड कर लो, अब जो डिसाइड करना है उस हिसाब से काम कर लो। घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही? फिर भी घटनाएं क्यों नहीं कम हो रही? आप CNBC, आप मैं सरकारी आंकड़ा उठा के देख लो, आप उसमें 28% की गिरावट है। अगर हुड्डा साहब की सरकार से आप कंपेयर करोगे तो 28% की गिरावट है हमारे क्राइम रेट में और उनके क्राइम रेट में। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है सैनी साहब की, जब जाना होता था कॉलेज और हम लोग निकलते थे तो लड़की 6-7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकल पाती थी। आज बच्चियां बाहर निकल रही है, काम जा रही है, कॉलेज जा रही है अपने, तो फिर क्या दिक्कत है? सरकार का मैडम आगे विजन क्या रहेगा? सरकार का विजन है विकास। सरकार का सिर्फ एक विजन है कि क्राइम पे कंट्रोल करना, विकास करना, महिलाओं का उत्थान करना, प्रदेश का उत्थान करना। हरियाली हरियाणा का जो सपना देखा है उसको हम हरियाली हरियाणा बनाएंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं, दरअसल पर कोई काम नहीं है। अरे वो खुद हवाई हैं, इसलिए आप देख रहे हैं इनके विधायक कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। विधायक को बताइए जो मेन, मैं तो पहली बार लोकतंत्र में ये बात देख रही हूँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इतिहास में पहली बार ये होगा कि जो प्रभारी बनाया गया BK हरि प्रसाद, वो खुद विधानसभा में बैठ गए और तब भी इनके विधायक इनसे आउट हो गए, मतलब इनको धोखा दे दिया। तो क्यों धोखा दिया? धोखा उन विधायकों की गलती नहीं है, इनका संगठन मजबूत नहीं है। तो ये पहले अपना संगठन संभाल ले, फिर हमें ज्ञान दें। आपके किस विधायक ने धोखा दिया? हमारे किसी विधायक ने दिया। गलती तो किसी से, एक गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। हमारे किसी विधायक से गलती नहीं हुई है। देखिए ये गलती तो कहते हैं ना टेक्निकल एरर, लेकिन किसी के साथ लगातार टेक्निकल एरर हो रहे हैं तो वो सोचने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है इस समय जो भी प्रदेश और देश के अंदर हालात बने हुए हैं उन पर खुलकर भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश प्रवक्ता है प्रियदर्शनी जी, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। मैडम हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।